हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडयूट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैसूर के उत्थान को पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने 18वीं शताब्दी की प्रमुख उपलब्धि को पढ़ा था, साथ ही मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को भी हमने समझा था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मैसूर का उत्थान। मैसूर राज्य जो है हैदराबाद के दक्षिण में स्थित है। 18वीं शताब्दी में वोडियार से लेके टीपू सुल्तान तक मैसूर के जितने भी शासक हुए उन सभी को एक ओर से मराठों के विस्तारवाद की तो दूसरी तरफ से हैदराबाद और कर्नाटक के विस्तारवाद की चुनौती का सामना करना पड़ा, और इन सभी का फायदा अंग्रेज भी उठाना चाहते थे। 18वीं शताब्दी की जो जानी मानी हस्ती थी जिसमें टीपू सुल्तान था, वह अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए उनसे टक्कर लेने लगा और वह एक लोकनायक बनकर उभरा। पर अंग्रेज उसे एक सत्ता हथियाने वाला मानते थे। इसका कारण यह था कि मैसूर को विजयनगर साम्राज्य की वायसराय से बदलकर वोडियार वंश ने उसे एक स्वायत्त शासी राज्य बना दिया था, यानी कि उस राज्य को स्वयं शासन का अधिकार दे दिया था। परंतु हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, जो पूर्व प्रधानमंत्री के जगह पे इस राज्य की सेवा करने के लिए आया था, वह इस अवसर का लाभ उठाकर उस पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था, जिस कारण से अंग्रेज और उसके बीच कई बार टकराव होने लगा। इसके बाद हैदर और उसके बेटे ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने सेना को मजबूत करने लगा और प्रशासन की सारी जिम्मेदारी स्वयं देखने लगा तथा बेलगाम स्थानीय सरदार, जिसमें पोलीगरों को काबू करने में और बेदनोव, सुंडा, सेवा, कनाडा और गुटी को अधीन करने में उसने अपनी सैन्य प्रतिभा दिखाई, जिससे उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत होती गई। और इसी सैन्य शक्ति के बल पर उसने मद्रास के अंदर 5 मील तक अंग्रेजों को खदेड़ कर 1769 में उन्हें संधि के लिए मजबूर कर दिया था। इस प्रकार से देखें तो मैसूर में हैदर अली और उसके बेटे की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। मैसूर में युद्ध और सैन्यकरण की भूमिका को देखते हैं। दक्षिण भारत में सबसे पहले विजयनगर के ही स्थानीय राजाओं ने दूसरी बाहरी ताकतों पर अपना कब्जा कायम करने के दृष्टि से पहले से ही जो यूरोपीय तकनीक थी, जिसमें बंदूक, पिस्तौल, जिसे अग्नि अस्त्र के नाम से जाना जाता है, उसका वे पहले से ही इस्तेमाल करते थे। इन सभी हथियारों का तकनीकों का इस्तेमाल करके मैसूर में युद्ध और सैन्यकरण को मजबूत किया गया। इसके अलावा जो स्थानीय सरदार थे उनके बारे में भी हम समझते हैं। सरदार थे खास तौर पर पोलीगर, जो कि जंगलों के शिकारी संग्रहकर्ता समूह के वंशज थे, जिन्होंने सैन्य कौशल हासिल कर लिया था और विजयनगर साम्राज्य की सैन्य सेवा में स्थानीय राजनीति नेतृत्व की भी सीख ली थी। इन्हें स्थानीय जो विजयनगर साम्राज्य की जो सैनिक सेवा थी उसमें राजनीतिक नेतृत्व का भी इन्हें ज्ञान हासिल था तथा सैन्य शक्ति का भी इन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ था। इन्हें सैन्य प्रशिक्षण का भी इन्हें अनुभव था और ज्ञान था। और ये जो स्थानीय सरदार थे, क्योंकि मैसूर को स्वायत्त शासी राज्य घोषित कर दिया गया था, उसे स्वयं शासन करने का अधिकार प्राप्त था, इसलिए जो स्थानीय सरदार थे वे किसी और के शासन को मैसूर पे स्थापित नहीं होना देना चाहते थे। इसके लिए जो उनकी शक्ति में जो वृद्धि होती थी उसके प्रमुख 2 माध्यम थे जिनसे उन्हें ताकत हासिल होती थी। एक तो राजस्व का कब्जा और अपनी भूमियों पर खेती से मिलने वाला अंशदान। दूसरा,
उनके जो अपने संप्रदाय के मंदिर पुरोहित थे उनका समर्थन उन्हें प्राप्त था। इन सभी माध्यमों से वे जो स्थानीय सरदार थे वे ताकत उन्हें प्राप्त होती थी, जिससे वे मैसूर के किसी भी केंद्रीयकृत राज्य के विकास को प्रभावित कर सकते थे। मैसूर और पोलीगरों के बीच ताकत और सैनिक बल का टकराव मैसूर में किसी राजतंत्र को स्थापित करने में सबसे बड़ा बाधक था। यानी कि जो स्थानीय सरदार थे और मैसूर में जो टीपू सुल्तान अपनी शासन प्रणाली स्थापित करना चाहता था, इन दोनों के बीच में सैनिक बल का जो टकराव था यह अस्थायी राजतंत्र को स्थापित करने में सबसे बड़ा बाधक था। 20वीं शताब्दी में किए गए प्रयास। टीपू सुल्तान जो था वह पोलीगारों को अधीन बनाने में काफी दमनकारी नीति अपनाया। वह जो है या तो उन्हें निकाल देने के बाद उसने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया, या फिर निजी क्षेत्र के व्यक्तियों या फिर सरकारी अधिकारियों को किराए पर उनकी भूमि को दे दिया। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने अपने सैनिकों को युद्ध की लूट में हिस्सा देने की जगह पर उन्हें नियमित तनख्वाह देना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत लूटपाट से भी हासिल होता था। तो ये अपनी सैन्य शक्ति इस प्रकार से इकट्ठा करते थे कि लोगों को लालच दे करके कि जो भी हम लूटेंगे उसमें उन्हें हिस्सा दिया जाएगा। इस लोभ से प्रेरित होकर कई लोग उनके सैन्य शक्ति में जुड़ते थे। तो इसमें हमेशा डर बना रहता था कि अगर कोई दूसरा अधिक हिस्सा देने की बात कहकर उन्हें अपनी तरफ मिला सकता था। इस स्वार्थ को खत्म करने के लिए टीपू सुल्तान ने उन्हें एक निश्चित तनख्वाह देना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनकी स्थानीय सरदारों के साथ साठ-गांठ का कोई भी स्वार्थी तत्व उत्पन्न न हो सके। हैदर और टीपू ने सेना के संगठन की कुछ कमजोरियों को भी खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने संगठन में यूरोपीय ढंग से अनुशासन को और मजबूत बनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने फ्रांसीसी सैनिक की भर्ती की और उनसे सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण देने का काम लिया। 1761 तक तैमूर सेना में फ्रांसीसी लोगों की गिनती काफ़ी बढ़ गई थी। इससे पैदल सेना और तोपचियों के प्रशिक्षण में मदद मिली। दूसरी बात यह है कि इससे आधुनिक यूरोपीय अग्नेयास्त्रों और तोपों के उपयोग के लिए एक माहौल तैयार हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान के सैन्य शक्ति को तथा अपनी स्थिति को मैसूर में मजबूत करने के लिए कुछ ठोस कदम इस प्रकार उठाए गए थे। इसके बाद मैसूर के प्रशासन को देख लेते हैं। हैदर और टीपू ने वाडियारों के पुराने प्रशासन के शासक के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने सेना और राजस्व से लेकर सूचना तक प्रशासन के 18 विभागों को बनाए रखा। अपनी क्षमता दिखाने वाले खांडे राव, वेंकटप्पा या मीर सादिक जैसे सर्वोच्च अधिकारियों को राजनीतिक खींचतान के बावजूद साथ रखा। इसके अलावा जो हिंदू मुसलमान देशी शासक के अधीन जो व्यक्तिगत दौलत और महत्वाकांक्षा पाने की गुंजाइश की इच्छा रखते थे, ऐसे कुलीन समाज के जो वर्ग थे वे कंपनी के साथ न जाकर देसी शासकों के साथ जुड़ना पसंद करते थे। यह भी देखा जाए तो टीपू सुल्तान के प्रशासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके बाद देखते हैं मैसूर के वित्तीय संसाधन, जिसमें भूमि से प्राप्त राजस्व, जो वित्तीय संसाधन के जो स्रोत थे जिसमें भूमि से प्राप्त राजस्व महत्वपूर्ण था। इसके लिए उसने अलग अलग वर्गों भूमि से प्राप्त राजस्व जिसमें उसने भूमि को अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ था। हर वर्ग की भूमि के मूल्यांकन का तरीका भी अलग था।
इजारा भूमि को तय किराए पर किसानों को पट्टे पर दिया जाता था तथा इसके अलावा सिंचित भूमि का किराया उत्पादन में हिस्से के तौर पर देना होता था तथा सूखी भूमि का किराया पैसे में चुकाना होता था। भूमि को सर्वेक्षण और नियंत्रण प्रणाली के तहत रखा जाता था। खेत जोतने वालों को काफी राहत और सुरक्षा देकर उनका हौसला बढ़ाया जाता था। राज नियंत्रण की एक मजबूत प्रणाली बनाई गई थी जिसके माध्यम से राजस्व किसानों से व्यापारियों को खेती के अधिकार न देने जैसे कई उपाय किए गए थे। मराठा, हैदराबाद, कर्नाटक और अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति के कारण सैन्य खर्चा बेतहाशा बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की मांग बढ़ी। टीपू ने अपनी हार के समय भूमि राजस्व में 30% तक की बढ़ोतरी की थी। इस सब कारणों से भी खेती का कोई अस्थायी विकास परियोजना संभव नहीं हो सका। इसके अलावा व्यापार से प्राप्त राजस्व को भी देख लेते हैं। टीपू ने व्यापारियों और उनके व्यापार की अहमियत को समझा। उसने असूफों को नियुक्त किया कि वे अधिकारियों को प्रशिक्षित करें जिससे वे व्यापार को काबू में रखने के लिए टीपू के द्वारा स्थापित व्यापार केंद्रों को चला सकें। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने कई व्यापार केंद्र खोल रखे थे तथा उन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए उसने कई तरह के अधिकारियों को भी नियुक्त कर रखा था। साथ ही उसने ऐसी व्यवस्था की थी कि व्यक्ति निजी हैसियत से राज्य के व्यापार में पूंजी लगाने के लिए पैसा जमा करे, जिस पर वह उन्हें 35% तक का लाभ देता था। निजी व्यापारियों को यह छूट थी कि वे यहाँ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री में हिस्सा लें। इससे राज्य के लिए काफ़ी फायदेमंद समझा जाता था। इन केंद्रों के हिसाब किताब की नियमित जांच होती थी तथा इसके अलावा मुद्रा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए थे उसका कठोरता से पालन करवाया जाता था। अंग्रेजों को वह एक संभावित खतरे के रूप में देखता था। इसका कारण था कि उसे डर था कि जो देसी व्यापारी है और अंग्रेजों के बीच कोई सांठगांठ न हो। इसके लिए उसने 1785 में उसने अपने बंदरगाहों से काली मिर्च, चंदन और इलायची के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। इसके अलावा 1788 आते आते उसने अंग्रेजों के साथ व्यापार करने की। यह थे महत्वपूर्ण विषय मैसूर राज्य के उत्थान के क्रम में, जिसमें हमने मैसूर के वित्तीय संसाधन, मैसूर का प्रशासन और 18वीं शताब्दी में मैसूर के प्रशासन को मजबूत करने की स्थिति में जो टीपू सुल्तान द्वारा उठाए गए कुछ कदम थे उससे हमने समझा। जो स्थानीय सरदार थे उनकी भूमिका को समझा तथा युद्ध कौशल में जो सैन्यकरण को मजबूत करने की जो उपाय किए गए थे उसे भी हमने आज पढ़ा। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में मैसूर के उत्थान को बहुत ही कम शब्दों में आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, बहुत आसानी से आपको ये विषय समझ में आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद।